अब शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है जी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये TIR का मतलब देखो जी क्या होता है, समझते हैं। मान लो सपोज करो कि ये इंटरफेस है और इसके नीचे मान लो डेंसर मीडियम भरा हुआ है जी। ये नीचे डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो सपोज करो म्यू, और बाहर एयर है, एयर का मैंने 1 ले लिया फिर। और रोज जी लेट हो गए बेटा तुम? कहाँ चले गए थे? सो रहा था सर। सो रहे थे? ये संडे तो, आज संडे थोड़ा सोने के लिए होता है, संडे तो एंजॉय करने के लिए होता है। चलो देखो जी, टॉपिक शुरू कर रहे हैं। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है समझते हैं। कि मान लो ये लिक्विड भरा हुआ है, डेंसर मीडियम में एक हमने मान लो बॉल रखी है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जी। ठीक है, अब ध्यान से मेरे को सुनना और समझना और बताना मुझे। जो लाइट रे बिल्कुल सीधी जाएगी यहाँ से, ऐसे बिल्कुल सीधी। इसका I भी 0, इसका R भी 0, ऐसा ही होगा। जो लाइट रे बिल्कुल सीधी जाएगी उसका I भी 0 होगा, इसका R भी 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। लेकिन जो लाइट रे जा रही है ऐसे करके, और मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक नॉर्मल की। अब इसकी बेंडिंग कहाँ पर होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसकी बेंडिंग होगी जी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ध्यान से मेरी बात सुनना एक बार। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। कौन सा एंगल बड़ा हुआ? R बड़ा होगा या I बड़ा हुआ? सर R बड़ा होगा। R बड़ा हुआ 100% I से, हाँ या ना बोलोगे कि R इज बड़ा देन द I? पक्का जी? आवाज नहीं आई जी? यस सर। ठीक है जी। तो अगर R एंगल बड़ा हुआ, देखो इस वाली रेखा एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके बराबर होगा ना? यस सर। सबको दिख रहा है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, वो तो इसके बराबर होगा ना? यस सर। और इसका R इस I से बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और रे डाल दूंगा, अगर देखो यहाँ से एक और रे डाल दी मैंने, इसका I उतना ही है उससे ज्यादा है? इसका I उतना ही है उससे ज्यादा, पहले वाली रे से ज्यादा है? सर I ज्यादा है पहले वाले से। ज्यादा है ना? तो इसका R, जितना R इसका था उतना ही रहेगा, उससे और बढ़ जाएगा? सर I इंक्रीज हो जाएगा। देखो I तो बढ़ गया, I बढ़ गया, I डैश हो गया, तो ये एंगल I डैश हो गया। अब इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पिछले रेखा था उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा बड़ा मिलेगा? सर उससे ज्यादा होगा। उससे ज्यादा होगा ना, क्योंकि R तो हमेशा I से ज्यादा ही आएगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर, बढ़ जाएगा। बाकी लोग भी जवाब दो भाई, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पहले से और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो, जवाब दो। बढ़ेगा सर। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उससे और बढ़ेगा नहीं बढ़ता रहेगा? जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उससे और बढ़ता रहेगा नहीं बढ़ता रहेगा? यस सर। मेरी बात सब लोग सुन रहे हो, लेकिन सबका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, दोबारा से पूछ रहा हूं मैं। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उससे और ज्यादा बढ़ता रहेगा या नहीं बढ़ता रहेगा? बढ़ता रहेगा। बढ़ता रहेगा सर। और बढ़ते 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 पहले कौन 90 हो सकता है? बढ़ते 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 पहले कौन 90 हो सकता है? सर I या R। R? R। R। तो मान लो समझ करो कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एक घटना घटित होगी। वो घटना ये थी कि लाइट गिरी ऐसे करके, और R इतना बढ़ गया, R इतना बढ़ गया कि बढ़ते 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 R 90 डिग्री हो गया, और जो लाइट रे थी वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके चलेगी बुरा मान। क्या सभी को मेरी बात समझ आ रही है भैया? क्या सभी को मेरी बात समझ आई भैया?
कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता रहा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता रहा, क्योंकि हर बार आर आई से बड़ा था, तो आर बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो गया जी। कंडीशन ऐसी है कि आर बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो गया। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल आर 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उसको सी से लिखते हैं और उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं उसको जी? क्या बोलते हैं जी? क्रिटिकल एंगल। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते 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 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या सभी को ये बात समझ आती है भाई? क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आती है भाई? यस सर। यस सर। सभी को आवाज आनी चाहिए, सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए। यस सर। अच्छा एक बात और है, देखो आर बढ़ते बढ़ते 90 तभी तो हुआ पहले जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही होगी। जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही होगी तभी तो आर हमेशा आई से बड़ा होगा, और तभी तो Yes, पहले 90 हो पाएगा। अगर रेयर से लाइट डेंसर में जाती तो क्या ऐसा होता? अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाती तो क्या ऐसा होता? नहीं सर, फिर नो सर। आई 90 हो जाता पहले। तो आई 90 उसका, लेकिन आर तो 90 नहीं उसका पहले, तो ऐसा नहीं होता। तो ये कहानी अभी से तभी होगी जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही होगी। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है भाई? यस सर। बाकी लोग बोलो भाई। यस सर। ठीक है जी, अब समझो। और इस घटना के बाद, इस रे के बाद जिस एंगल पर आई सी के बराबर हो गया और आर 90 हो गया, इस रे के इस वाले पॉइंट के बाद, मैं इस पॉइंट को एक नाम ले लेता हूँ। इस वाले पॉइंट के बाद, इसको मैंने येलो से कर दिया। इस वाले पॉइंट के बाद जितनी भी रेज होंगी वो बाहर नहीं जा पाएंगी, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, वो बाहर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि जो यहाँ पर लाइट रे पड़ी वो 90 डिग्री चली गई है। तो इसके बाद वाली जो रे होगी ना, उसका बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आने के बाद रिफ्रैक्शन खत्म हो जाता है जी। उसके बाद ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, वो बिहेव करता है एज ए मिरर। कैसे बिहेव करता है भाई? एज अ मिरर। और यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। अब क्या होता है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो रिफ्लेक्शन हो गया था जी, और आर बढ़ते बढ़ते 90 हो गया। इसके बाद अब तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं है जी। तो इसके बाद जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ वो बिहेव करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो बिहेव करता है एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है जी। और इसमें क्या हुआ? टीआईआर। इसमें क्या हुआ जी? टीआईआर। टीआईआर का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा इसका नाम है, इसका नाम रिफ्लेक्शन नहीं है, इसका नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब कि इसके बाद की जितनी भी रे होंगी उनका पूर्णता क्या होगा? खाली रिफ्लेक्शन ही होगा, सबका 100% रिफ्लेक्शन होगा। इस वाले पॉइंट के बाद, ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, इस वाले पॉइंट के बाद इसका पूरी तरह से क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एक भी रे बाहर नहीं जाएगी, सबका पूरी तरह से कैसा होगा जी? रिफ्लेक्शन होगा जी। तो अब जो भी लाइट रे पड़ेगी, देखो ऐसे करके रे पड़ी। अब क्या हुआ इसका? टोटल इंटरनल इसका रिफ्लेक्शन होगा जी। लाइट रे ऐसे करके चली जाएगी, जैसे मिरर बिहेव करता ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे करके लाइट रे बाहर चली अंदर चली जाएगी। तो लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, जाने की कोशिश करेगी, लाइट रे डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करेगी, पर एक सिंगल रे भी बाहर नहीं जा पाएगी, सभी लाइट रे अंदर वापस हो जाएंगी। और ये जो फिनोमिना होता है इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या सभी को कहानी समझ में आई है भाई? एक बार सभी लोग चेक कर लो भी टीआईआर कैसे हुआ, कब हुआ, किस कंडीशन में हुआ, और उसके बाद क्या होगा। पहली बात, टीआईआर कब होता है, कब पॉसिबल हुआ? जब लाइट रे कहां जाएगी? डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। ठीक है जी। और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आर बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ेगा? आर बढ़ेगा, आई बढ़ेगा? आर। आर। और बढ़ते बढ़ते पहले कौन 90 होगा? आर।
आर, और R. जैसे आर 90 हो जाएगा उसके बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे बिहेव करेगा? एज अ मिरर। एज ए मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जितनी भी रे होंगी सबका टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा जी। और अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेंगे जी। क्या सभी को इतनी कहानी समझ में आ चुकी है भाई? डायग्राम बना लिए सबने? डायग्राम बना लो सभी लोगों की बात, प्रॉपर डायग्राम बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं जी। सर ये जैसे हमने राइट साइड में किया है वैसे लेफ्ट साइड में भी होगा नॉर्मल के? ऐसा सिर्फ लेफ्ट और राइट में नहीं होगा, ऐसा हर तरफ होगा ना। ये पूरे प्लेन, पानी तो पूरे प्लेन में भरा हुआ ना, प्लेन के अंदर 3D के अंदर, ओके सर। ठीक है ना? ये हर तरफ होगा, हर डायरेक्शन में होगा, इन ईच डायरेक्शन। तो समझ के नोट करना डायग्राम पूरी तरह से, फिर मैं कुछ लिखवा भी दूंगा, पर आपके दिमाग में जो पॉइंट आता है पहले आप वो लिख लेना जी, जिससे आपको और बेटर समझ में आएगा जी। तो आपने जो सोचा है, जो समझा है, जो आपने देखा है, उसको अपने शब्दों में लिखो एक बार, समझ के जी। नोट करते मुझे इन्फॉर्म कर देना जी। सर हाँ बोलो भाई करण जी। सर शालू का ना माइक नहीं काम कर रहा, वो कह रही है कि इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखवा दो थोड़ा सा। अभी मैं लिखवाऊंगा, पूरा लिखवाऊंगा जी। डायग्राम बन गया सबका? हाँ तो जी मैंने सर बना रही हूँ। सबका डायग्राम बन गया क्या? नो सर अभी नहीं बना। बना दो, जल्दी करो। जैसे डायग्राम बना दो इन्फॉर्म कर देना, फिर मैं लिखाता हूँ उसके बारे में। बना लिए। करेंगे सभी का जी, चलो जी बात करेंगे। तो ठीक है जी, अब सी देखो, को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो सभी का चित्र निरूपण हो गया भाई। सबने चित्र निरूपण कर लिया। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णता, आंतरिक परावर्तन। हो गया सभी का नोट किए? अभी हो गया नोट किया? अब मैं इसके बारे में लिखवा रहा हूँ जी, लिखो जरा, देखो जी। when the light is moving from when the light is moving from denser to the rarer medium, when the light is moving from denser to the rarer medium, then as the angle of incidence increases, angle of reflection also increases. सर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है। Angle of refraction हो गया। and at particular angle of incidence called
क्रिटिकल एंगल called critical angle. The ray is reflected at 90 degrees. After that, the reflecting surface behave as the reflecting surface. And complete reflection of light rays will take place. And this is called the TIR. लिखने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना, तो इसको नोट कर लो, फिर मुझे बता देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर। नोट करके इन्फॉर्म कर देना। ये लगेगा लोगों को, तो कर लिया नोट। कर लीजिए नोट। बाकी लोगों ने कर लिया नोट किया? Yes, sir. हाँ जी, बाकी लोग बताइए, सबने नोट कर लिया क्या? बोलो भाई। अब नोट जी नोट होएगा नोट जी? यस सर। अदिति आपका नोट हो गया? सिमरन, इंदु, शालू, सबका नोट हो गया? Yes, sir. चलो ठीक है जी, अब आगे सुनो जी। अब इसकी कंडीशन भी होती है दो, कंडीशन फॉर TIR। तो इसकी दो कंडीशन भी हैं। अच्छा, TIR कब होगा? जब लाइट कहां से कहां पर जाएगी? Rarer to denser to नहीं, rarer, sorry. तो लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर। एक तो कंडीशन ही है। एक मिनट जरा होल्ड करना जी, कॉल आ रही है, एक मिनट। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा 24 का 24 है। अभी तो सर मैं दिल्ली में नहीं हूँ, दिल्ली से बाहर हूँ सर, अभी तो बोला था मैंने जी। अभी लगेंगे सर 4-5 दिन लगेंगे। ठीक है, चलो भी आगे सुनो भी। तो कंडीशन है लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम, नंबर 2। और कब होगा? एक कंडीशन तो ये होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than what? Angle of reflection. Should be greater than critical angle of medium. ये दो कंडीशन है, नोट करो दोनों कंडीशन। तो दीज आर द कंडीशंस जो फुलफिल होनी चाहिए जी। एक तो लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो होगा, और दूसरा उस एंगल पर होगा जिसमें इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, तभी तो होगा ना TIR। क्या बोलते हो? सर ये क्रिटिकल एंगल ऑफ के बाद क्या लिखा है? क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम लिखा है जी। आपका माइक सही हो गया जी? हाँ जी सर। जादू वाला माइक है जी, 2 मिनट पहले खराब था। सही नहीं है वो सर, दूसरा है ये। अरे वेरी गुड जी, आपके पास बहुत सारे माइक है जी। इसको जल्दी से नोट कर लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। बाकी सबको पॉइंट क्लियर है अभी? ये मीडियम लिखा है जी सामने, ठीक है, क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम। ठीक। सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा ना शायद। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा हुआ मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो 90 हो चुका है जी, अब तो रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। 90 के बाद तो एंगल रिफ्लेक्शन होते ही नहीं है। लाइट का क्लियर कब होगा? जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना वो मीडियम के क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, तो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। ओके सर। समझ गए सभी लोग बात जी? सबको पॉइंट क्लियर अभी? अनुज शर्मा? यस सर क्लियर है। और किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई घबराहट? सबको आगे बात समझे भाई? आगे चले, नोट कर लिया सभी ने? अब मुझे क्रिटिकल एंगल भी अब मुझे क्रिटिकल एंगल मेजर करना है। देखो जी कैसे निकालता है किसका क्रिटिकल एंगल जी, ठीक है, ध्यान सुनना। तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं उसमें क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है बताओ? डेंसर टू रेयर। डेंसर से रेयर। ओके जी, लाइट डेंसर में जा रही है, डेंसर से आ रही है, तो डेंसर का म्यू तो म्यू हो गया, और इनटू में साइन आई, बराबर में रेयर में जा रहा है उसको 1 ले लिया, इनटू में साइन आर। अच्छा जब आई बराबर सी होगा तो ही तो आर बराबर 90 होगा, आया ना? यस सर। उसके बाद ही तो TIR शुरू हुआ ना। TIR से पहले जिस पहले तो कहानी ये होगी ना कि आई सी हो गया तो आर 90 हो गया, और हमको मालूम चल गया कि इसके बाद सारी रेस का TIR हो जाएगा, आया ना? बोलो, अरे बोलो भाई, चुप नहीं रहना। बोलो भी, शिवांग, सिमरन, शालू, अनुभव, अनुराग पोरवाल। दोबारा बताना सर। मैंने बोला कि जब आई बराबर सी होगा तभी तो आर बराबर 90 होगा, यस सर। और उसके बाद ही तो TIR शुरू होगा। यस सर। तो म्यू इंटू में साइन आई, तो म्यू इंटू में साइन आई, आई को पुट कर दिया सी, बराबर में साइन आर। जब आई सी के बराबर पुट कर देंगे तो आर कितना पुट करना पड़ेगा? 90। 90 पुट कर दिया। साइन 90 कितना होता है जी? 1। तो म्यू इंटू में साइन सी बराबर में 1, तो साइन सी का फार्मूला क्या बन गया? 1/म्यू। इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना साइन सी कम होगा, रेसिप्रोकल है ना? जितना म्यू की वैल्यू बड़ी होगी उतना साइन सी कैसा होगा? कम। और जितना साइन सी कम होगा उतना क्रिटिकल एंगल भी कम ही होगा ना? कोई जितना एंगल Yes, कम होता है उतना साइन सी कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि जितना म्यू बड़ा होता है, ज्यादा होता है, उतना क्रिटिकल एंगल कम होता है। तो कौन से मीडियम में इजीली टीआईआर होगा? जिनका म्यू बड़ा होगा, जिनका म्यू छोटा होगा? बड़ा होगा। छोट म्यू बड़ा जिनका म्यू बड़ा होगा उनका क्रिटिकल एंगल छोटा होगा, जिनका क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा हुआ जल्दी टीआईआर हो जाएगा ना। जैसा मान लो इसका Yes, सपोज करो क्रिटिकल एंगल मान लो सपोज करो 40 डिग्री है और किसी का क्रिटिकल एंगल सपोज करो 15 डिग्री है, तो टीआईआर ज्यादा किस में जाएगा? जैसे 15 डिग्री है, कोई 15 के बाद सारी रेस का टीआईआर हो जाएगा ना, जबकि दूसरे में 40 के बाद जाके होगा। क्या मेरी बात कुछ समझ आ रही है, दिमाग में आ रही है कुछ कुछ? यस सर। सबको पॉइंट क्लियर है? नोट कर लो और लिख लेना कि जितना क्रिटिकल एंगल छोटा हो, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा उतना क्रिटिकल एंगल छोटा होगा, और जितना क्रिटिकल एंगल छोटा होगा उतना ज्यादा टीआईआर होगा। ये चीज आपने लिखनी है अपने शब्दों में। ये फार्मूला नोट कर लो, अपने शब्दों में बात लिख लो, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और पहले जल्दी से आप लोग नोट कर लो जी इस बार, और मुझे इन्फॉर्म भी कर देना सभी लोग, सभी विद्यार्थीगण जो यहाँ उपस्थित हैं। लिख लिया सर। लिख लिया सभी ने जी? आना बोलो भाई। यस सर। यस सर। ये फार्मूला आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बन गया जी, साइन सी बराबर है 1/μ। ठीक है भाई, ओके। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये टीआईआर की पूरी कहानी खत्म होगी। अब इसके बाद है टीआईआर की एप्लीकेशन। आपने नाम सुना कभी डायमंड का? यस सर। यस सर। डायमंड देखा सब लोगों ने? डायमंड देखा भाई? यस सर। यस सर। यस सर। तो सबने डायमंड देखा है तो प्लीज किसी को बताना मत, हम आपको किडनैप कर लेंगे जी, जिसके पास बहुत सारे डायमंड है। अच्छा डायमंड हमने सुना है, मैं तो खैर गरीब हूँ, मैंने नहीं देखा गया। डायमंड स्पार्कलिंग करता है, ऐसा होता है कि डायमंड विल स्पार्कल? नो। नहीं करता नो स्पार्कलिंग? सर, फिर क्या करता है? उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। डायमंड स्पार्कलिंग, आपको जो डायमंड होता है ना उसका कई बार ना उसके फेजेस आपको ना चमकते नजर आते हैं। तो जो फेज आपको चमकता नजर आता है ना, अचानक वो फेस कम चमकता है, दूसरा फेस ज्यादा चमकता है। तो ऐसे बदल बदल के फेस चमकते रहते हैं, इसको स्पार्कलिंग अल्लाह बोलते हैं। तो डायमंड स्पार्कलिंग करता है, क्यों करता है? ऐसा क्यों चमकता है? डायमंड जो होता है ना, डायमंड डायमंड का म्यू बड़ा हाई होता है। कितना होता है डायमंड का म्यू? व्हाट्स द म्यू ऑफ द डायमंड इज? 3 पॉइंट कुछ होता है शायद। कितना होता है जी? व्हाट्स द म्यू ऑफ द डायमंड? बताओ जी। आवाज नहीं आ रही किसी की जी। बताओ जी, हर्षिता जी बताओ। कोई तो बोलो। लगभग लगभग इतना होता है जी। डायमंड का सबसे ज्यादा म्यू होता है आपको, जितने भी एलिमेंट्स नॉन है ना, सबसे ज्यादा म्यू जो होता है डायमंड का ही होता है 2.4। और इसकी इसी खूबी के कारण, इसका क्योंकि म्यू सबसे हाई है, इसका क्रिटिकल एंगल कैसा हुआ? छोटा। स्मॉल। सबसे छोटा। कम। लगभग लगभग ये होता है ना, लगभग लगभग ये मेरे को लगता है कि 22-23 डिग्री के आसपास होता है, 22 डिग्री या 23 डिग्री के आसपास होता है। तो इसका क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होता है जी। और इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण, इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण जो डायमंड कटर होते हैं ना, वो डायमंड का कट करते हैं, उसका ना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, शेप बनाते हैं। आपने देखा हुआ डायमंड के अंदर बहुत सारे फेसेस होते हैं। जो बढ़िया डायमंड होता है ना अच्छी क्वालिटी का, उसमें डायमंड में बहुत सारे फेसेस कट होते हैं, बहुत सारे फेस बने होते हैं। देखा नहीं देखा आप लोगों ने यस सर। कि डायमंड के अंदर बहुत सारे फेसेस बनाते हैं? क्यों बनाते हैं जी? क्योंकि होता क्या डायमंड के अंदर कि जैसे मान लो सपोज करो कि डायमंड है, मान लो ऐसे करके। अब इस डायमंड के अंदर सपोज करो लाइट रेज मान लो एंटर कर रही है ऐसे करके जी। अब जब लाइट रे ऐसे करके एंटर करती है ना और सरफेस में गिरती है, तो उसका टीआईआर हो जाता है जी।
फिर TIR होने के बाद यहाँ से गिरी TIR हो गया, फिर दोबारा TIR हो गया। ऐसे करके उसको ना मल्टीपल TIR होता है, मल्टीपल मतलब कई कई बार उसका TIR होता है। जब बहुत बार TIR होता है ना तो उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी रेज एक साथ एक पर्टिकुलर सरफेस से बाहर निकलती है। बहुत सारी रेज एक साथ क्या होती है, एक पर्टिकुलर सरफेस से ऐसे करके बाहर निकलती है। और जब एक पर्टिकुलर सरफेस से बहुत सारी रेज एक साथ बाहर निकलती है तो वो फेस हमको एकदम चमकता हुआ नजर आता है। ये तो जिस सरफेस से लाइटें एक साथ बाहर निकलेंगी वो फेस ज्यादा चमकदार होगा, और बाकी से कम निकलेंगी या नहीं निकलेंगी वो लेस इल्यूमिनेट करेगा। तो एक सरफेस ज्यादा इल्यूमिनेट करेगा, बाकी सारे कम करेंगे। फिर अचानक क्या हुआ, जो बाकी लाइटें इकट्ठी चुकी होंगी वो अचानक किसी और सरफेस से बाहर निकलना शुरू कर देंगी, तो अब ये थोड़ा सा कम पड़ जाएगा और ये ज्यादा चमकने लग जाएगा। ये तो ऐसे करने से डायमंड स्पार्कलिंग करता है। तो डायमंड की जो स्पार्कलिंग करने की प्रॉपर्टी होती है इसके म्यू और सी पर डिपेंड करती है। तो डायमंड का म्यू कैसा है भाई, हाईएस्ट। बहुत ज्यादा हाई होता है, क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है 22 डिग्री, और म्यू इसका 2.4 है। और इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण डायमंड कटर क्या करते हैं, डायमंड को नंबर ऑफ फेसेस में कट करते हैं, और जब लाइट उसके अंदर एंटर करती है तो फिर क्या होता है, मल्टीपल TIRs। तो मल्टीपल TIRs होने के बाद जब एक पर्टिकुलर फेसेस से बाहर निकलती है लाइट, बहुत सारी लाइट एक साथ, तो जिस फेस से बहुत सारी लाइट बाहर निकलेगी वो फेस कैसा नजर आएगा आपको, एकदम ब्राइट, और बाकी सरफेसेस आपको डल नजर आएंगे। फिर अचानक वो फेस डल पड़ जाएगा और किसी और सरफेस से लाइट बाहर निकलेगी तो वो ज्यादा ब्राइट होगा और बाकी सारे डल जाएंगे। तो ऐसे करके सरफेसेस शिफ्ट होता रहेंगे, शिफ्टिंग चलती रहेगी, एंड दैट इज कॉल्ड स्पार्कलिंग, की डायमंड स्पार्कलिंग करता है। क्या सभी को ये कहानी समझ में आती है भाई? यस सर। बाकी लोग बताओ जी, सभी लोग कोई बात समझ में ना आई हो, ज्यादा समझ में आ गई हो तो पूछना पूछ लो। बोलो भाई। एक चीज पूछनी है हाँ बोलो बोलो। सर, डायमंड को कट कैसे करते हैं? वो डायमंड कटर बताएंगे बेटा, मैं कैसे बता दूं, वो तो डायमंड कटर वाले काम करेंगे जी, मशीनरी लगाएंगे जी, वो आपको बताएंगे कैसे कट करेंगे जी। और कोई कारण, और कोई रीजन भाई, और कोई डाउट? जल्दी बोलो ना, 1 मिनट से कम रह गया। नो सर। तो अभी मीटिंग चेंज करो, नई मीटिंग में ज्वाइन कर लो, हेडिंग डाल देना स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ठीक है? अगले इस पे आ जाओ, नेक्स्ट मीटिंग पे।